आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम 2018 की एक बहुत ही प्रभावशाली फिल्म मार्वल की ब्लैक पैंथर की कहानी को नहीं, बल्कि कहानी के पीछे जो लड़ाई है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये लड़ाई सिर्फ टीचाला और किलमॉन्गर के बीच की एक फिजिकल फाइट नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये दो विचारधाराओं की दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर थी। एक तरफ थी परंपरा, सुरक्षा, और दूसरी तरफ था गुस्सा और क्रांति की जरूरत। सही कहा। हमारा मकसद बस यही पता लगाना है कि ये फिल्म विरासत, जिम्मेदारी और सत्ता के असली मतलब के बारे में क्या कहती है। तो कहानी की जड़ से शुरू करते हैं। वकांडा। इसका आइडिया ही अपने आप में कितना अनोखा है। मतलब बाहर से दुनिया के लिए एक पिछड़ा हुआ देश, लेकिन असल में एक टेक्नोलॉजिकल मिरेकल, एक तकनीकी चमत्कार। ये जो विरोधाभास है, यही तो पूरी कहानी की नींव है। कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सदियों तक खुद को दुनिया से छिपा कर रखने का फैसला किया। मतलब वो दुनिया को बचा सकते थे, पर उन्होंने खुद को बचाने को ज्यादा जरूरी समझा। और यही फैसला हमें कहानी के सबसे अहम हिस्से पर ले जाता है, जो टीचाला के राजा बनने से भी लगभग 30 साल पहले हुआ था। 1992, ऑकलैंड। हाँ, फिल्म की शुरुआत 1992 में ओकलैंड, अमेरिका के एक छोटे से अपार्टमेंट से होती है। एक सुपर हीरो फिल्म के लिए ये बहुत ही अजीब शुरुआत है, बहुत ही ग्राउंडेड। हाँ, यहाँ क्या हुआ था जो पूरी फिल्म के लिए इतना जरूरी बन गया? ये फिल्म का ओरिजिनल सीन है, वो पहली गलती जहां से सब कुछ शुरू हुआ। यहाँ वकांडा के राजा टीचाका अपने ही भाई एंजुबू से मिलने आते हैं, जो वहाँ एक जासूस की तरह रह रहा था। एग्जैक्टली, वो एक अंडरकवर एजेंट था। और यहाँ दो भाइयों के बीच सिर्फ बातचीत नहीं हो रही थी, बल्कि दो अलग अलग दुनिया की सोच टकरा रही थी। एंजुबू, जो अमेरिका में रहकर दुनिया की सच्चाई देख चुका था, उसने अपने लोगों पे अत्याचार देखे थे। वो चाहता था कि वकांडा अपनी ताकत का इस्तेमाल करे। वो कह रहा था कि हमारे पास दुनिया बदलने की शक्ति है और हम यहाँ छिपे बैठे हैं। जबकि राजा टीचाका का नजरिया बिल्कुल उल्टा था। उनके लिए वकांडा की सुरक्षा ही सब कुछ थी, सबसे ऊपर। उनका मानना था कि अगर दुनिया को वकांडा की सच्चाई पता चल गई तो वो हमला करेंगे, वाइब्रेनियम छीनने की कोशिश करेंगे और उनका देश बर्बाद हो जाएगा। डर उनकी पॉलिसी का बेसिस था। और इसी सोच के टकराव में एक हादसा हो जाता है। टीचाका अपने ही भाई को मार देते हैं। लेकिन मुझे लगता है असली गलती ये नहीं थी। असली गलती थी उस छोटे बच्चे एरिक को वहीं उस अपार्टमेंट में अकेला छोड़ाना। बिल्कुल, वो सिर्फ एक बच्चे को छोड़ना नहीं था, वो वकांडा की जो आइसोलेशन वाली नीति थी ना, हाँ, उसका सबसे क्रूर प्रतीक था। अपनी ही समस्या को, अपने ही खून को दुनिया में छोड़ देना ताकि वकांडा की शांति भंग ना हो। उन्होंने सोचा कि प्रॉब्लम खत्म हो गई, पर असल में उन्होंने एक टाइम बॉम्ब तैयार कर दिया था। हाँ, एक टाइम बॉम्ब जिसका नाम था एरिक किलमॉन्गर। और टीचाका की यही गलती कई सालों तक वकांडा के इतिहास में एक राज बनी रही, एक गहरा राज। लेकिन इतिहास की गलतियां हमेशा लौट कर आती हैं, और इस बार ये गलती टीचाला के राज्याभिषेक के साथ लौटी। हाँ, तो अब हम आते हैं प्रेजेंट डे में। टीचाला अपने पिता की मौत के बाद राजा बनने आता है। वो एक आदर्शवादी राजकुमार है। उसे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। वो अपने पिता को एक महान राजा मानता है और बस उनके नक्शे कदम पर चलना चाहता है। उसे इस गहरे काले राज का कोई अंदाजा नहीं है। और वकांडा में राजा बनने की रस्म भी कितनी दिलचस्प है। वो झरने पर जो लड़ाई होती है, उससे पहले टीचाला को एक पेय पिलाया जाता है, हार्ट शेप्ड हर्ब का एंटीडोट। हाँ, जो उसकी सारी सुपर हीरो वाली शक्तियों को खत्म कर देता है। उसे एक आम इंसान की तरह लड़ना पड़ता है। ये परंपरा क्या दिखाती है? ये वकांडा की संस्कृति का सबसे खूबसूरत पहलू है। इसका मतलब है कि राजा सिर्फ अपनी सुपर पावर की वजह से राजा नहीं है। सही। सिंहासन पर बैठने का हक उसे अपनी काबिलियत से, अपनी हिम्मत से कमाना पड़ता है। शक्ति सिर्फ एक जिम्मेदारी है, कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं। इसीलिए कोई भी कबीला उसे चैलेंज कर सकता है, जैसे जबारी कबीले का लीडर एम्बाकू करता है। और वो लड़ाई सिर्फ एक एक्शन सीन नहीं है, नहीं, वो दिखाती है कि टीचाला बिना अपनी शक्तियों के भी काबिल योद्धा और लीडर है। वो अपनी सूझबूझ से जीतता है। और जीतने के बाद जब वो हर्ब पीकर एंसेस्ट्रल प्लेन में अपने पिता से मिलता है, वो सीन भी बहुत महत्वपूर्ण है। टीचाका उसे सलाह देते हैं कि एक अच्छा इंसान और एक अच्छा राजा दोनों बनना बहुत मुश्किल है। ये एक तरह की चेतावनी थी। हाँ, आने वाले तूफान की चेतावनी। टीचाला को लग रहा था कि वो अपने पिता से आशीर्वाद ले रहा है, पर असल में वो उनकी एक अधूरी चेतावनी सुन रहा था। और तूफान आने में ज्यादा देर नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। कहानी में यूलिसिस क्लॉ की वापसी होती है और उसके साथ आता है एरिक स्टीवेंस यानी किलमॉन्गर। टीचाला उसे पकड़ने साउथ कोरिया जाता है और ये मिशन सिर्फ एक एक्शन सीक्वेंस नहीं है,
ये पहली बार है जब वकांडा की जो अदृश्य टेक्नोलॉजी है वो दुनिया के सामने आने का खतरा मोल लेती है। बहुत अच्छा पॉइंट है ना? उस कार चेज के दौरान जब शूरी हजारों मील दूर बैठकर रिमोट से कार चला रही होती है, या जब टिचाला का सूट गोलियों की एनर्जी सोख लेता है, ये सब दुनिया के लिए जादू जैसा है। और यहीं टिचाला को पहली बार एहसास होता है कि उसके पिता की आइसोलेशन वाली नीति कितनी नाजुक है, कितनी फ्रिजाइल है। एक गलती और पूरी दुनिया को उनका राज पता चल जाएगा। क्लॉ पकड़ा जाता है, लेकिन पूछताछ के दौरान वो टिचाला के मन में एक शक का बीज बो देता है। वो कहता है, तुम्हें लगता है तुम अपने पिता को जानते थे? और इसके तुरंत बाद किलमोंगर क्लॉ को छुड़ाता है, उसे मारता है और उसकी लाश लेकर सीधे वकांडा की दहलीज पर पहुंच जाता है। ये वकांडा के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। शौक से भी बढ़कर था ये सिर्फ एक शौक नहीं था, ये वकांडा के बंद दरवाजे पर उसके अतीत की दस्तक थी। किलमोंगर सिर्फ क्लॉ की लाश लेकर नहीं आया था, वो अपने पिता की मौत का बदला और अपने सिंहासन का दावा लेकर आया था। और जब वो अपनी असली पहचान बताता है, एंजाडाका, राजकुमार एंजोबू का बेटा, तो ये वकांडा के शाही परिवार के लिए उनके इतिहास का सबसे बड़ा संकट बन जाता है। और फिर वो उसी परंपरा का इस्तेमाल करता है जिसे वकांडा इतना पवित्र मानता है। वो टिचाला को सिंहासन के लिए चुनौती देता है। बिल्कुल। और अब ये लड़ाई एम्बाकू और टिचाला जैसी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दो नजरियों की लड़ाई थी। ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं, बल्कि दर्द और सिद्धांत की लड़ाई थी। एक तरफ टिचाला है जो अपने देश को, उसकी परंपराओं को सुरक्षित रखना चाहता है। हाँ, वो एक अच्छा शासक बनना चाहता है, लेकिन उसकी दुनिया वकांडा की सीमाओं तक ही सीमित है। और दूसरी तरफ है किलमोंगर। अगर हम उसकी जगह खुद को रखकर सोचें तो क्या उसका गुस्सा गलत था? नहीं। उसने वो दुनिया देखी थी जिससे वकांडा मुंह फेरे बैठा था। उसने अन्याय, गरीबी, नस्लवाद सब देखा था। उसके लिए वकांडा का छिपा रहना सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, बल्कि एक धोखा था। और यही गुस्सा उसे लड़ाई में ताकत देता है। वो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं लड़ रहा था, वो अपने पूरे जीवन के दर्द और गुस्से के साथ लड़ रहा था। और वो टिचाला को हरा देता है। उसे झरने से नीचे फेंक देता है, पूरी दुनिया के सामने। वकांडा का राजा और ब्लैक पैंथर मर चुका है। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि किलमोंगर ने सिस्टम को तोड़ा नहीं, उसने सिस्टम का इस्तेमाल किया। उसने वकांडा के ही कानून का इस्तेमाल करके सिंहासन जीता। उसने परंपरा का सम्मान करने का नाटक करके उसे अंदर से खोखला कर दिया। ये चीज उसे एक नॉर्मल विलेन से कई ज्यादा खतरनाक और कॉम्प्लेक्स बना देती है। और राजा बनते ही उसका पहला कदम क्या होता है? वो हार्ट शेप्ड हर्ब के पूरे बगीचे को जलाने का आदेश देता है। ये एक बहुत बहुत गहरा सिंबॉलिक मूव था। इसका मतलब था अब मेरे बाद कोई ब्लैक पैंथर नहीं होगा। वो सिर्फ शासन नहीं करना चाहता था, वो एक नई दुनिया बनाना चाहता था। और ये पक्का करना चाहता था कि पुरानी दुनिया का कोई निशान बाकी ना रहे। उसका प्लान भी बहुत सीधा और क्रूर था। वकांडा के वाइब्रेनियम हथियारों को दुनिया भर में अपने लोगों तक पहुंचाना, ताकि वे सत्ता पलट सके, अपने उत्प्रेरकों को खत्म कर सके। वो इतिहास के समीकरण को उलटना चाहता था। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये एक ग्लोबल क्रांति की तैयारी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, टिचाला जिंदा है, जिसे एम्बाकू के कबीले ने बचाया है। ये भी एक आयरनी है ना? हाँ। वही एम्बाकू जिसे टिचाला ने लड़ाई में जीवन दान दिया था, अब वही टिचाला की जान बचाता है। ये दिखाता है कि टिचाला की करुणा उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। और जब नाकिया के बचाए हुए आखिरी हर्ब को पीकर टिचाला दोबारा एंसेस्ट्रल प्लेन में जाता है, तो ये विजिट ये पहले वाले से बिल्कुल अलग है। बहुत अलग है। इस बार वो एक आज्ञाकारी बेटे की तरह आशीर्वाद लेने नहीं गया था। नहीं, इस बार वो एक राजा की तरह जाकर अपने पूर्वज से जवाब मांगता है। वो अपने पिता पर चीखता है, आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपने ही भतीजे को क्यों छोड़ दिया? ये सिर्फ पिता पुत्र का नहीं, बल्कि पुरानी और नई पीढ़ी की सोच का टकराव है। और एक सच्चे राजा का काम उनकी गलतियों को दोहराना नहीं, बल्कि उन्हें सुधारना है। यही वो पल है जहां टिचाला का एक राजा के रूप में असली जन्म होता है। वो समझ जाता है कि किलमोंगर की लड़ाई का कारण जायज था, भले ही उसका तरीका गलत हो। वो ये भी समझ जाता है कि वकांडा को बदलना होगा। और इसी नई सोच के साथ वो वापस लौटता है और देश में एक गृह युद्ध छिड़ जाता है। हाँ, ये लड़ाई अब सिर्फ टिचाला और किलमोंगर के बीच नहीं थी, ये वकांडा के भविष्य के लिए थी। एक तरफ किलमोंगर के समर्थक थे जो क्रांति चाहते थे, और दूसरी तरफ डोरा मिलाजे और एम्बाकू जैसे लोग जो परंपरा को बचाना चाहते थे, लेकिन अब एक नए नजरिए के साथ। बिल्कुल। और अंतिम लड़ाई होती है वाइब्रेनियम की खदानों में। दोनों के पास एक जैसे सूट हैं, एक जैसी ताकत। ये दिखाता है कि अंत में ये लड़ाई टेक्नोलॉजी या ताकत की नहीं,
बल्कि इरादों की है। और लड़ाई का अंत भी बहुत शक्तिशाली है। टिचाला किलमोंगर को बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन उसे मारता नहीं है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है। वो उसे वकांडा की महान हीलिंग टेक्नोलॉजी ऑफर करता है। वो कहता है, हम तुम्हें ठीक कर सकते हैं। ये टिचाला के कैरेक्टर का सार है। हाँ, जीतने के बाद भी वो नफरत नहीं बल्कि करुणा चुनता है, लेकिन किलमोंगा मना कर देता है। उसके आखिरी शब्द आज भी याद किए जाते हैं, मुझे समुंदर में दफना देना, मेरे पूर्वजों के साथ जिन्होंने जहाजों से कूदकर गुलामी से बेहतर मौत को चुना था। ये डायलॉग ये सिर्फ एक विलन की मौत नहीं है। नहीं, ये एक ट्रैजिक हीरो का अंत है। वो कैद में या किसी के रहम पर जीना नहीं चाहता था। उसका पूरा जीवन आजादी और सम्मान की लड़ाई थी। वो हार गया, लेकिन उसने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उसकी मौत टिचाला को एक ऐसी सच्चाई सिखा जाती है जो शायद वो कभी और तरह से नहीं सीख पाता। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? किलमोंगर की मौत के बाद क्या वकांडा वापस अपनी पुरानी बंद दुनिया में लौट जाता है? नहीं, और यही इस फिल्म की असली जीत है। टिचाला समझ जाता है कि किलमोंगर का गुस्सा भले ही खतरनाक था, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वकांडा का दुनिया से छिपा रहना एक गलती थी, इसलिए वो एक ऐतिहासिक फैसला लेता है। वो संयुक्त राष्ट्र में जाकर वकांडा की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने रख देता है। ये एक बहुत बड़ा कदम था। सदियों का डर और अलगाव खत्म करके वो जिम्मेदारी का रास्ता चुनता है, और उसका पहला कदम होता है ओकलैंड में एक आउटरीच सेंटर खोलना। हाँ, उसी इमारत में जहां से ये सारी दुखद कहानी शुरू हुई थी। बिल्कुल, वहीं से वो एक नई और बेहतर शुरुआत करता है। वो न सिर्फ अपने पिता की गलती को स्वीकार करता है, बल्कि उसे सुधारने के लिए एक ठोस कदम उठाता है। अंत में टिचाला का नया वकांडा न तो पूरी तरह से उसके पिता का आइसोलेटेड वकांडा है, एक ऐसा देश जो अपनी परंपराओं का सम्मान भी करता है और दुनिया के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझता है। तो अगर हम इन सभी सोर्सेस को मिलाकर देखें तो ये फिल्म हमें सिखाती है कि सच्चा लीडर वो नहीं है जो कभी गलती नहीं करता, बल्कि वो है जो अतीत की गलतियों से सीखकर एक बेहतर भविष्य बनाने की हिम्मत रखता है। हाँ, टिचाला किलमोंगर को सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं हराता, नहीं, वो उसकी विचारधारा को भी समझता है और उसके अच्छे हिस्से को अपनाता है। वो ये स्वीकार करता है कि वकांडा की चुप्पी ने दुनिया में अन्याय को बढ़ने दिया। इसलिए वो एक ऐसा भविष्य चुनता है जो डर पर नहीं बल्कि उम्मीद और जुड़ाव पर आधारित है। ये हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पे छोड़ जाती है। टिचाला ने वकांडा और दुनिया के लिए सही रास्ता चुना, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या वकांडा कभी बदलता अगर किलमोंगर ने आके उनके सिस्टम को, उनकी आरामदायक दुनिया को झकझोरा ना होता? सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है।